ये 3 ग्रुप बाहर बैठे हुए हैं। इनको यूरोप की भी सपोर्ट है, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, और उनकी रॉक की भी सपोर्ट है। मज़े यही करते हैं हमेशा से, 20-20, 30-30 सालों में हमेशा से एमपीएस बनते हैं, सेनेटर बनते हैं, मज़े करते हैं, और इस मौके पर वो उनको ताला लग जाता है, उनकी ज़बान को, उनके होंठों को। क्यों? उन जजेस को दे दिए गए प्लॉट जो जिनके खिलाफ कोई इंज़बाती कार्रवाई की गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम से हमारे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे शहजादा जुल्फ़कार जो कि हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं कोयटा से। यकीनी सी बात है आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कोयटा की और बलूचिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है। बलूचिस्तान में अभी तक लड़ाई जारी है। नोशकी और पंजगूर के इलाकों में दहशतगर्दों ने हमला किया है और अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि कुछ 5 या 6 के करीब दहशतगर्द हैं जिन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो चाइना के दौरे पर है। आखिर ये जो हमले हैं इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है? सबसे पहले मैं समी साहब आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि शहजादा जुल्फ़कार साहब ने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया, वरना मैंने आगाज़ उनसे करना था। जी, आप क्या देखते हैं, इनके पीछे क्या मुहर्रिकात आपको नज़र आते हैं समी साहब? देखिए अलीना, सबसे पहले तो जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो वहाँ से खबरें चली आ रही हैं, जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर जिस तरीके से हमला हुआ है, बड़ा ये डेफिनेटली किसी गैर मुल्की ताकत के बगैर जो लोग हमलावर हुए हैं वो ये काम कर नहीं सकते थे। जाहिर है उनके पास असला, इसमें उनकी ट्रेनिंग पूरी रैकी उन्होंने की और इतनी दीदा दलेरी से उन्होंने आके हमला किया, तो इसमें यकीनन एक बैरूनी हाथ मुलव्वस हो सकता है। और वो हाथ हमें पता है कौन है, वो हमारा दुश्मन कोई छुपा हुआ नहीं है। अफगानिस्तान की जो ज़मीन है वो इस्तेमाल हो रही है इसके लिए, और भारत का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में, क्योंकि जब वहाँ पर अमेरिका 20 साल रहा है तो भारत मुकम्मल तौर पर, जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर उसने कॉन्सुलेट भी बनाए, अपने नेटवर्क भी उन्होंने बनाए, और वहाँ से वो सारे एक्शन होते रहे। टीटीपी जो थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसको भी सपोर्ट भारत कर रहा था, और हमने देखा कि एपीएस का वो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। उसके बाद हमने गुफ्तगू के लिए, अब मुझे ये लगता है कि जो गुफ्तगू हुई थी टीटीपी के साथ, वो दर हकीकत टीटीपी वाले बिल्कुल किसी तरह से भी संजीदा नहीं थे पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए, लेकिन क्योंकि ऑपरेशन हो रहा था तो शायद उन्होंने 1 महीने का टाइम लिया। दे जस्ट गॉट देमसेल्फ टुगेदर, दे पुट देयर एक्ट टुगेदर, अपना वो जो भी करना कराना था, और उसके बाद अब फिर दोबारा ये मैं यकीन से तो नहीं कह सकता कि ये टीटीपी वाले हैं, क्योंकि जो फैक्सेस आती हैं ऑफिस में वो कोई बलोच ग्रुप हैं, उनको भी भारत ही बैक कर रहा है और इनका एक तरह से नेक्सस है सारा। तो मुहर्रिकात जो हम एक स्पेकुलेट इसमें कर सकते हैं, और वो फैक्ट्स की बुनियाद पर स्पेकुलेशन ये है कि जैसे आपने कहा आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चाइना के दौरे पर हैं, बलूचिस्तान की बड़ी अहमियत है सीपैक के हवाले से, और जो उसके अंदर जो मादनियात हैं उसके 2 बड़े, एक तो सीपैक का मामला है, दूसरा शायद 1-2 हफ्तों के 3 हफ्तों के बाद वो जो रिकोडिक वाला मामला है वो भी तय हो गया, और उसका भी फॉर्मल अनाउंसमेंट है उस एग्रीमेंट की। तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए सीपैक भी बहुत अहम है। वो रिकोडिक वाला जो अब रीनिगोशिएट हुआ है, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा 25% से बढ़ के अब 50% हो गया। पहले 25 और 75 का तनासब था, फिर जो $10 अरब का जुर्माना था वो भी ख़त्म हो गया। तो वो भी एक उस तरफ हम जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान में तरक्की आएगी। तो एक बड़ी कॉमन सी बात है कि पाकिस्तान की तरक्की को इस खत्ते में कभी भी इंडिया पसंद नहीं करता। और फिर चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, क्योंकि अब सीपैक का तीसरा मरहला जो है उस पर काम शुरू होना है, जिसमें इकोनॉमिक जोन्स जो हैं केपीके में, पंजाब में और सिंध में, बलूचिस्तान में वो बनाए जाने हैं, और डायरेक्ट जो है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, चाइनीज़ का जो बिजनेसमैन है उन्होंने आके यहाँ पर करना है। तो ये शायद वो जो एक उनका कॉन्फिडेंस है सिक्योरिटी पर, उसको
थोड़ा तोड़ने की साजिश भी हो सकती है, उसको मुतासर करने की साजिश भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर शहजादा साहब से रब्ता हो गया जी, शहजादा तो जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब जी, शहजादा जुल्फ़िकार ब्रिगेडियर हारिस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा बयान फरमाइए कि अभी ताज़ा तरीन आपके पास क्या सूरत हाल है? वो जो ऑपरेशन हो रहे थे, क्या दहशतगर्द पकड़े गए हैं या अभी भी वो हाइड एंड सीक जारी है? सर अभी तक तो इसका नोशकी का तो वाइंड अप हो गया। वहाँ 9 दहशतगर्द मारे गए हैं और 5 जो सिक्योरिटी फोर्सेस यानी एफसी के जवान हैं, उनमें से एक कप्तान है फ़ौज का, वो शहीद हुए हैं। और डीसी साहब जो है उनसे मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई कि हमने तमाम उस एरिया क्लियर हो गया। अब हम गए जाकर हमने तमाम उसको देखा और कल से हम उसकी रिपेयर और ये वो सारा कुछ कर देंगे। अलबत्ता जो सूरत-ए-हाल है पंजगूर की सूरत-ए-हाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वार्निंग दी है उनको, सिविलियन को, कि अपने घर से आप ना निकलें, सिक्योरिटी खदशात हैं। उनमें से 2 डेड बॉडी, दहशतगर्दों की 2 डेड बॉडी मिली हैं और 4 अभी तक उन सिविलियन आबादी में जो है वो छुपे हुए हैं और वो कार्रवाई चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले तक मेरी बात हुई। और 7 बकौले होम मिनिस्टर मीर ज़ियाउल्लाह लांगो, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने कहा है कि 7 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग शहीद हुए हैं वहाँ पर। जी शहजादा साहब, ये बयान फरमाइए कि कुछ थोड़ा अभी इट इज़ टू अर्ली आई नो, लेकिन जो दहशतगर्द जिनकी बॉडीज मिली हैं, कुछ उनकी अंदाज़ा होता है मकामी लोग थे, उसी तरह के थे, कहीं बाहर से आए हुए थे, उनकी कोई शनाख्त के हवाले से कोई थोड़ी बहुत कोई गुफ्तगू आपने सुनी हो? सर देखिए, उनके जो अपने वेबसाइट पे उन्होंने उनकी तस्वीरें डाली हुई हैं, उनमें उनका एक यूनिफॉर्म है, एक नया ये दहशतगर्द तंजीम है जिसको मजीद ब्रिगेड के नाम से उन्होंने नाम दिया है और उनको कहा है कि ये फ़िदायीन होंगे। आपने देखा सर, कोई साल 1.5 साल पहले, बल्कि 2 साल पहले पीसी ग्वादर पे हमला हुआ, इसी तरह के 4 दहशतगर्द घुस गए और वो उनका ये ख्याल था कि यहाँ चाइनीज़ इंजीनियर ठहरे हुए हैं, उनको हम नुकसान पहुँचाएँगे, लेकिन उनको मार दिया गया और उसमें कोई 2 या 3 हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए। और इसी तरह चाइनीज़ कौंसलेट में वो चाहते थे कि वो जाकर वहाँ एक्सेस करें, लेकिन उससे पहले उनको मार दिया गया। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में और सेंदक पे चाइनीज़ काम करने वालों की जो बस थी वो आ रही थी दालबंदीन, क्योंकि वहाँ से उनको बाई रोड लाया जाता है दालबंदीन, और दालबंदीन से फिर उनको एयरलिफ्ट किया जाता है और वो कराची और ऑनवर्ड चाइना जाते हैं। तो वहाँ एक खुदकुश जो है वो उसने बारूद से भरी गाड़ी को उड़ा दिया, जिसमें खुशकिस्मती से चाइनीज़ इंजीनियर्स वो सेफ़ रहे, कोई दूसरा सिविलियन बंदा कोई तकरीबन तमाम सेफ़ रहे। तो ये एक नई वो एक ग्रुप है और वो ये कर रहा है, जितने उनकी जो पहले तक की तस्वीरें, जो एक उनका तरीक़ाकार है कि जब वो हमला करने जाते हैं उससे पहले की तस्वीरें या वीडियो वो शेयर करते हैं और उसके बाद भी जो डेड बॉडीज़ उनकी मिलती हैं। तो अब तक तो कहीं कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले हैं कि ये कोई बाहर से कोई बंदा आया है, वहीं के मकामी बलोच हैं। तो इनकी ट्रेनिंग जो है वो कहाँ वहीं पर करते हैं, कोई इतलात हैं कुछ? अगर एक साल, ये खासा पुराना ग्रुप आप मुझे बता रहे हैं, यानी 1.5 साल हो सकता है पुराना हो, तो कुछ अंदाज़ा हुआ कि ये ट्रेनिंग कहाँ लेते हैं क्या? क्योंकि ISPR के मुताबिक तो जो ये सारा अफगान सॉयल और इसमें इंडियन हाथ जो है वो हमें नज़र आ रहा है। सर उसमें तो कोई शक नहीं है ना। देखें, इंडियन का जो इंडियन की जो सपोर्ट है उसमें तो अभी मैं आपकी गुफ्तगू भी सुन रहा था, उसमें कोई दूसरी 2 राय नहीं है कि NDS रॉ के लोग उनको ट्रेन करते रहे हैं। उससे पहले भी ये लड़के आज इस इंसर्जेंसी को, इस लॉ एंड ऑर्डर को जो प्रॉब्लम है, ये कुछ तकरीबन आप समझें आज 21वां साल है। एक सेपरेटिस्ट लीडर नवाब खैरबख्श मरी जब उनको गिरफ़्तार किया जाता है 2000 में, उसके बाद ही ये तमाम चीज़ें बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हो जाता है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो 20 साल हो गए हैं
वो लड़के भी ट्रेन होते रहे हैं। और इससे पहले जो मरी ट्राइब के लोग थे अफ़गानिस्तान, वो गए हुए थे 80s में, वो गए थे अफ़गानिस्तान जब इंसर्जेंसी ख़त्म हुई और मार्शल्लाह ज़िया का यहाँ उसका निफाज हुआ, उसके बाद वो चले गए थे और काफ़ी उसकी तादाद भी कोई 8-10 हज़ार बताते हैं। और वो वहाँ रहते रहे और ट्रेंड होते रहे और ये सारा कुछ। फिर जब डॉक्टर नजीब ने इस्तीफ़ा दिया और उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई, उसके बाद फिर ये मरी सारे वापस आए, वो ट्रेंड थे। लेकिन उसके बाद भी NDS और रॉ जो है वो उनको ट्रेन करता रहा। ये जितने 8-10 साल में जितने लोग वहाँ गए और 8-10-15 साल में वहाँ रहते रहे, वो ट्रेनिंग करते रहे, इक्का दुक्का आते रहे और यहाँ ये काम करते रहे। तो ट्रेनिंग तो उनके लिए वही करते रहे और ये होता रहा है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक एलिमेंट जो आज मीर ज़िया-उल-लौह लांगो साहब जो है उन्होंने इशारा किया उस तरफ, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी भी कई मरतबा इस चीज़ का वो इज़हार कर चुके हैं कि ये लड़के दहशतगर्द ये चले जाते हैं ईरान से आते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। और ये एक एलिमेंट है जिसको बार बार वो ईरान की गवर्नमेंट से उठाते रहे हैं। और मीर ज़िया-उल-लौह लांगो ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि उन्होंने रद्द किया कि स्टेट एक्टर कोई इन्वॉल्व नहीं है इनको इनकी पुश्तपनाही में। अलबत्ता वहाँ मकामी लोग, रिश्तेदारियाँ हैं, ये लड़ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो जाते हैं वहाँ पर और वहाँ कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं। जो बॉर्डर मैनेजमेंट ग्रुप हमारा है उसमें हम दोनों मुल्कों के ईरानियंस और पाकिस्तानी जो बॉर्डर एक मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं उनमें कमिटीज़ हैं, उनमें हम ये बात उठाते रहे हैं। लास्ट में भी हमने उठाया और उनसे हमने शिकायत की, उन्होंने हमें यकीनदानी कराई ईरानी जो हुकाम है कि हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। एक बात जो जो दहशतगर्द जो अभी तक जो उनकी तस्वीर आई हैं, जो मारे गए हैं उनकी तस्वीर आई हैं, उसमें एक नया एलिमेंट मेरे लिए एक नया था कि मैंने उसको बगौर देखा कि ये असला जो था ये अमेरिकन असला था और लामाला कोई क्लैशिंकोफ नहीं थी, AK-47 ये अमेरिकन असला था। और ऐसा जो उनको मिला अफगान फोर्सेस की तरफ से मिला होगा, NDS की तरफ से मिला होगा या उस मार्केट से उन्होंने लिया होगा, उसमें जिसमें टॉर्च लगे हुए हैं, जिसमें गूगल्स हैं, जिसमें तो वो ऐसा लगता है कि वो वहीं से उनको ये रसद जो है वहीं से पहुंची है। जी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने सुनी सारी गुफ्तगू। मैं चाहता था कि ये चीज़ें आ जाएं ताकि फिर हम आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन ले। अमेरिकन असला और ईरान के साथ मामलात और चाइना, CPEC, बलूचिस्तान जो एक नई चीज़ है हमारे लिए। इससे पहले होटलों पर लोग हमलावर होते थे, दहशतगर्द छुप कर किसी गाड़ी पर हमलावर होते थे, चाहे वो सिक्योरिटी की थी। लेकिन ये बाकायदा चेक पोस्ट पर हमले, ये तो बहुत ही दीदा दलेरी से ऐसा लग रहा है जैसे कोई फौज किसी फौज के खिलाफ आ गई हो। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट ब्रिगेडियर साहब? इब्राहिम साहब देखें, बात यह है कि ये एक बड़ी सीरियस सिचुएशन है और इसके जो मुहर्रकात हैं वो बड़े क्लियर हैं कि अमेरिका वांट टू एनसर्कल चाइना इकोनॉमिकली और उसकी एक्सपेंशन जो है, और इकोनॉमिकली सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो CPEC है। कहाँ वो अगर साउथ चाइना जहाँ से अरेबियन सी से चलते हैं बाय शिप, फिर इंडियन ओशन, फिर मलाक्का स्टेट, फिर उसके बाद साउथ चाइना सी और फिर चाइना जाते हैं, 2 महीने लगते हैं, 8 हफ्ते। 8 दिन में काशगर से गवादर पहुंच जाते हैं। मिडल ईस्ट का पूरा ऑयल फ्लो एक नया रास्ता खुल गया, सेफ, सिक्योर। दिस इज द प्रॉब्लम। नंबर 2 कि अफ़गानिस्तान को हम यही बात हमेशा से कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का मुस्तहकम करें, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट दुनिया करे ताकि वो जब उनकी रेट कायम होगी तो काफ़ी चीज़ों को वो कंट्रोल कर लेंगे। अभी उनका कंट्रोल अफ़गानिस्तान में नहीं है। ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो अच्छे हैं, लेकिन इनको बहुत बेहतर होना चाहिए। ये गुलबशन जादेव भी ईरान से आ रहा था, रॉ के बहुत कॉन्टैक्ट्स ईरान के अंदर हैं और वहाँ जो रिश्तेदारी हैं वो भी अभी जिक्र की जा रही थी। तो ये वहाँ से अप्रोच, कम अज़ कम ये जो पंजगूर कह रही है ये तो उस साइड से वहाँ पर आए हैं, उन्होंने आके की है। एक साइड जहाँ से इन्होंने ज़ाहिर है कि ये की है हरबियार मरी, उसके बाद दूसरा है बरमदाग बुख्ती और तीसरा जावेद मेंगल ना, ये 3 ग्रुप बाहर बैठे हुए हैं। इनको यूरोप की भी सपोर्ट है, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, और उनकी रॉ की भी सपोर्ट है।
सब मिल के इनको सपोर्ट कर रहे हैं। पैसा आना जाना हुंडी के ये पेशावर पख्तूनख्वा सब इलाके में चलता है। तो वो जो हम बात करें कि अफगानिस्तान से करने के बावजूद ये इधर स्ट्रॉन्गर, फिर अंदर इनके ग्रुप बैठे हुए हैं। हाँ, हमें अपनी हमारी अच्छा इस पे 95% तो पहले पकड़े जाते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। 1 2 3 ये इन दोनों में ज़रूर में, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाइना जा रहे हैं। क्या मैसेज दिया जा रहा है कि जी बलूचिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज वो नहीं कर सकी जो करना चाहती हैं। सीपेक मनसूबा 2nd 3rd फेज जाने वाले हैं, स्पेशल इकनॉमिक जोन बनने वाले हैं, वो भी रीज़न हमारे सामने है। सो इसके लिए एक मुश्तरका लाएमल होना चाहिए। फ़ौज अपना काम कर रही है, शहादतें भी दे रही हैं, बट दे आर डिटरमिन्ड कि हम अपना काम करेंगे, लेकिन दे नीड बलूचिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट एंड फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट। आप ये बताएं कि ये जो लोग हैं, अगर इन्होंने हमला किया है तो कम से कम भी 20-25 लोग होंगे। दे कांट बी 10 वर्सेस 10, इट हैज़ टू बी मोर। क्या कौन कौन से इलाकों से 2-2 3 लोग आए, पता क्यों नहीं चला? SHO को क्यों नहीं पता चला? फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर की अपनी टीम है, SSP हैं, उनको पता होना चाहिए। इट हैज़ टू बी कंबाइंड एफर्ट ऑफ एवरीवन कि पता चले कि जी ये लोग क्यों आ रहे हैं। देन आप कहीं ना कहीं, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को पता होना चाहिए, ताकि पहले ही वो वहाँ पर जाएं, इनको वहाँ पर पहले ही इन पे अटैक करें, उनको ख़त्म कर दें। एक तो ये बात है। सेकंड, वहाँ की हमें समझने की ज़रूरत है कि सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं। जब गुर्बत होगी, वो अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं बलूचिस्तान के फार फ्लंग एरिया में, तो फिर जी सभी साहब, मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब का जो लिंक है वो डाउन हो गया। हम उन्हें दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक सवाल है, मैं अभी सरफराज बुखरी साहब को सुन रही थी, वो ये फरमा रहे थे कि अभी तक कोई नेशनल नरेटिव और कंसेंसस नहीं डेवलप हो सका है सारे इशू पे। एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है कि जी मुज़ाकरात किए जाएँ, चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ये राय रखते हैं कि मुज़ाकरात से हल नहीं होगा, इनके खिलाफ ऑपरेशन होने चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि कोई भी जो ऑपरेशन है, अगर वो मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे तो उसके नतायज हमें नहीं आते। और बलूचिस्तान की हिस्ट्री हम देखते हैं कि ऑपरेशन हुए हैं लेकिन वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाए गए। मसलन थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जो 70s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो ऑपरेशन किया था, वो फिर इसलिए सारा अंडू हो गया कि ज़ियाउल हक साहब ने मार्शल लगाया और उन्होंने वो तमाम लोग रिहा कर दिए, वो सियासी कायदीन भी रिहा कर दिए, और वो जो दहशतगर्द थे, जो बाहर से जो, क्योंकि उनको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए थे अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए। उसके बाद भी कई जो ऑपरेशन हुए हैं वो जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि एक जो पॉलिटिकल विल चाहिए होती है, एक पूरी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो पीछे आके खड़ी हो, वो वैसा हमें नजर नहीं आया। और इसमें एक बात मैं कहूँगा डेफिनेटली कि आज भी मैं जो हमारे इस वक्त सियासतदान हैं, मैं उनके जो मैं बयानात और उनके ट्वीट देख रहा था। शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट आप देख लें, उसमें उन्होंने दहशतगर्दी की मजम्मत की है और ये कहा है कि कौम यकसू है, लेकिन ना कोई इंडिया के बारे में है, ना कोई बात फॉरेन हैंड के बारे में है। इसी तरह सिराजुल हक साहब, उन्होंने तो बिल्कुल जो अपनी इक्तिसादी मामलात हैं, हुक्मरानों की नाअहलियत, इसको करार दिया। तो एक हमें नजर ये आता है कि हमारे जो लीडरान हैं वो इंडिया के हवाले से, अमेरिका के हवाले से शाई नजर आते हैं इस पूरे मामले पर खुलकर। जो ब्रिगेडियर साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे, वो साथ ही हैं हमारे। बिल्कुल, मैं उनकी, हमारे साथ हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, आप जो फरमा रहे थे कि आज भी जो बयानात हैं उसमें सियासतदान खुलकर उस तरह से बयानियां नहीं बना रहे या उस बयानिए पर नहीं चल रहे। एक तनकीद सी तो नजर आ रही है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, बस डंग टपाऊ, वो एक कारगुजारी है बस। समी साहब, कितने अफसोस की बात है, मौलाना फजलुर रहमान, ऑपोजिशन, डिफरेंट पार्टीज, किसी ने खुल के मजम्मत की है, किसी ने खुल के बात की इंडिया के बारे में। क्या इंडिया से क्या करना चाहती है? इंडिया के मर्जी से हुकूमत बनाना चाहते हैं? क्या ये हमारा हाल है मसाइल पाकिस्तान के? क्या ये मोहब्बत वतनी है कि दुश्मन को नैरेटिव लेके चलें? जो दुश्मन आपके साथ सब कुछ कर रहा है उसकी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन पकड़ी गई है, जो वहाँ से उनके वो कनेक्शन थे वो नज़र आ रहे थे, जो कि हैंड वहाँ से उनसे बातें कर रहे थे वो नज़र आ रहा था। तो मतलब है ये चीज़ें कैसे आप मुल्क के लिए करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। आपके अपने फ़ौजी हैं, आपके अपने रिश्तेदार हैं, आपके बलूचिस्तान से ये हमारे बलोची भाई FC के जो शहीद हुए हैं,
एक डॉक्टर इसमें मेडिकल का है जो वो बेचारा शहीद हुआ है। उसके बाद कभी सोचा कि उनकी फैमिलीज ये जिस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, कम अज़ कम इज़हार यकजहती उन फैमिली से कर लें कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, पूरी कौम करने के लिए तैयार है, हमारा दुश्मन जो वो इंडिया है, हम इंडिया आपको सपोर्ट करेगा, इंडिया ने आके यहाँ वोट डालने आपको। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। आप उनकी ANP की बात देख लें, मौलाना फजलुर रहमान को देख लें, सिराजुल हक को देख लें, ऑपोजिशन को देख लें कि आप किसी PMLN के और लीडर ने कोई बात की है, सब खुश करना चाहते हैं अमेरिका को और उसको। अमेरिका का डिज़ाइन है टू एनसर्कल चाइना इकोनॉमिकली एंड ऑल्सो मिलिटरली। उसके लिए वो इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो उसकी हर बात पे वो कुछ नहीं कहेगा। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है दुनिया को नज़र आ रहा है, क्या हो रहा है। अफ़गानिस्तान में औरतों के हकूक़ नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर बच्चियों की तालीम नज़र आ रही है। जो 2 साल से बच्चियाँ तालीम के ऊपर बैठी हैं कश्मीर में, या जो वहाँ पे औरतों के हकूक़ हैं जिनको पैलेट गन से शहीद किया जा, ब्लाइंड किया जा रहा है, फिर उनकी रेपिंग हो रही है, इसके लिए क्यों नहीं बात की जाती। वेयर आर ह्यूमन राइट्स के इतने बड़े चैंपियन बने हुए हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी लर्न टू सर्वाइव एट आवर ओन, दैट टाइम इज़ गॉन। या तो आप सबमिट कर दें कि जी हाँ जी ठीक है, अमेरिका हमारा माई बाप है, हम आपके लिए चलते हैं जो कहें और हमें तंग ना करें, या एज ए सॉवरेन कंट्री बिहेव करें। इस्लामिक मुल्क हैं, न्यूक्लियर मुल्क हैं, इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, अपने फैसले खुद करेंगे, ये बेस्ट नहीं चाहता। दिस इज़ द प्रॉब्लम। इंडिया हेजमोनिक डिज़ाइन है, हेजमनी चाहता है, आइसोलेट करता करता खुद आइसोलेट पूरे नेबर्स ने छोड़ दिया। हमें यहाँ पर ईरान को, चाइना को, रशिया को, सेंट्रल एशिया को बताने की ज़रूरत है कि इस खित्ते में 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं जिनकी वीटो पावर है। उनको बताने की बात है कि ये कितनी बड़ी सी एरिया में आग लग सकती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, कनेक्टिविटी के लिए ये कितनी बड़ी हर्डल है इंडिया, और ये क्या कुछ हो रहा है। दे हैव टू एक्सर्ट देयर प्रेशर, दे हैव टू कम अप विद सर्टेन सजेशन। पाकिस्तान के लकीली प्राइम मिनिस्टर चाइना चले गए हैं। दे मस्ट टॉक टू चाइनीज लीडरशिप। चाइना एंड पाकिस्तान विल हैव टू फेस इट, क्योंकि दोनों को ये इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सपेक्ट करता है, अफेक्ट करता है। इसलिए चाइना विल हैव टू कम मोर फॉरवर्ड और पाकिस्तान बताए कि हम क्या क्या और कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, हाउ वी आर फेसिंग द डिफ़िकल्टी। अफगानिस्तान में चाइना शुड कम मोर, वहाँ अपना प्रेशर डाले ताकि सेंट्रल से हमारी कनेक्टिविटी हो वहाँ पर ख़त्म हो जाए। ईरान से बात करें, ईरान को बताएं कि अब हमारी भी गलती है ना, आपके सामने गैस पाइपलाइन कब से ईरान ने ला के बॉर्डर पे खड़ी की हुई है, नहीं कर रहे। चाइना ने और इंडिया ने पूरा ऑयल उनसे ले लिया सैंक्शन के बावजूद। हमारा नेबर, हम उनसे कुछ नहीं कर सकते, तो ये उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सो वी हैव टू गो टू, हमारे लोगों को चाहिए, दे हैव टू गो टू कोयटा, सिट ओवर देयर, सारे जितने बड़े ट्राइबल चीफ्स हैं उनसे बात करें, हर एक को प्रॉब्लम बताए। दे विल कम आउट। प्रॉब्लम क्या है भाई, गरीब लोग हैं, 50 बकरियां दें उनको रोज़गार के लिए, जहाँ ट्यूबवेल लगाना है ट्यूबवेल लगा लें, कोई रोज़गार देना है उनको अपॉर्चुनिटी दें, एजुकेट होंगे। ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। आपने जब बात की तो आपने कहा कि जो है वो इकोनॉमिक हर्डल है, लेकिन आज मैं देख रही थी कुछ खबरें आ रही थी कि हमारा ही एक बहुत बड़ी शख्सियत है, वो ये फरमा रही थी कि अगर हम भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो तिजारत बड़ी बेहतर होगी। तो ये इस तरह की जब बातें की जाएंगी उन लोगों की तरफ से जो कि इन्वेस्टर्स हैं या जिनका बड़ा अमल दखल है हमारी पॉलिसीज़ में, नेशनल पॉलिसीज़ में, तो फिर तो बहुत सी चीज़ें कन्फ्यूज़ करती हैं। प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, बात हो रही थी नेशनल नैरेटिव के हवाले से। जब हम सूबाई गवर्नमेंट को देखते हैं तो वो कहती है जी फेडरल गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, और जब फेडरल गवर्नमेंट को देखते हैं तो वो कहती है जी सूबाई गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, और फिर ऑपोजिशन भी बीच में आ जाती है। पहले जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट पे है ना सर? बिल्कुल, ये नैरेटिव पर मेरा ख्याल है शहजादा जुल्फ़िकार साहब सही बात कर सकेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो बलूचिस्तान हुकूमत का मामला जो है शहजादा साहब वो क्या है? सर देखें, इस वक्त बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई है और कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है। अगर बनाई है तो मुझे बताएं कि 42 मेंबर्स हैं सर, 24 लोग जो हैं MPs हैं, 13 सेनेटर्स हैं,
5 MNAs हैं, बहुत बड़ी तादाद है 42 की। अगर 42 अपने अपने तौर पर सेनेट में बात करें, नेशनल असेंबली में बात करें, सूबाई असेंबली में बात करें, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू, टीवी प्रोग्राम्स में बैठें, आप देखें कि कितने टीवी प्रोग्राम्स में कितने लोग आपको नज़र आते हैं बाप के लोग। अपोजिशन को तो हम बाद में कहेंगे ना कि भाई आप क्यों नहीं करते हैं, पहले तो अपने लोग तो करें। क्या इनको सिर्फ अच्छी मिनिस्ट्रियों के लिए रखा हुआ है कि वो पैसे खाते रहें, वो अच्छी मिनिस्ट्रियों को एंजॉय करते रहें? ये तो ऐसे वक्त में जब इतनी इमरजेंसी है, ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही सिचुएशन ख़राब है, और वहाँ कोई हफ्ता पहले आप देखें वहाँ अटैक हुआ एक कैंप पर, फिर उसके बाद कुछ एक हफ्ते बाद बैक वक्त पंजगूर में, नोशकी में अटैक हुआ, फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं। अब पॉलिटिशियंस का काम नहीं है कि वो बंदूक लेके जाएं, उनकी मदद करें, लेकिन कम से कम वो अपनी ज़बान से एक नैरेटिव को तो स्ट्रॉन्ग करते रहें कि भाई ये जो कुछ हो रहा है बिल्कुल गलत है। ये चाहे इसको रॉ सपोर्ट कर रही है या अफ़गानिस्तान के अपने जो हमारी गवर्नमेंट है उनको अर्ज करें कि तालिबान से जाके बैठ के बात करें कि अभी जितने लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनको हवाले आप कर दें, उनको न्यूट्रलाइज करें, क्या किया है उन्होंने अभी तक। या अगर ईरान की तरफ इशारे जाते हैं, जिस तरह मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने मैंने भी कहा कि उनसे बात करें, उनको सीरियस वो करें कि आपके बॉर्डर के करीब के एरियाज़ हैं उनको सेफ़ बनाएं ताकि यहाँ से लोग वहाँ ना जा सके, वहाँ से यहाँ ना जा सके। अब वो 42 लोग तो वैसे बैठे हैं, तो गिला तो बाद में आप करेंगे कि JUI जो है वो क्यों नहीं कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान या पीपल्स पार्टी या वो दूसरे लोग, इनको तो वो करना चाहिए। वरना तो मैं समझता हूँ कि इनको फिर हुकूमत में बैठने का कोई हक नहीं है कि ये मज़े यही करते हैं हमेशा से, 20-20, 30-30 सालों में हमेशा से MPs बनते हैं, सेनेटर बनते हैं, मज़े करते हैं, और इस मौके पर वो उनको ताला लग जाता है उनकी ज़बान को, उनके होंठों को। क्यों ऐसा होता है? जी अपना ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल मेरा इसमें, ये जो शहजाद साहब ने बात की, अलीना ने भी उसका जिक्र किया था, मियां मंशा बड़े पॉपुलर एक बिजनेसमैन है और बड़े उनके ताल्लुकात हैं माजी के हुक्मरानों से भी, और अभी भी वो आर्मी चीफ्स के साथ जो मीटिंग्स होती हैं, अभी जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी जो मीटिंग है तो मियां मंशा साथ होते हैं। उन्होंने कहा कि जी मोदी इस महीने पाकिस्तान का दौरा कर सकता है और बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। अब हमने ये सुना है, खुद मैंने भी कई दफ़ा ये सुना कि जब फिर इंडिया के बारे में खुलकर कोई हमारे पॉलिटिशियन बात करते हैं तो उनके जहन में ये होता है कि इससे अमेरिका नाराज होगा, और दूसरी जानब जो ये डिप्लोमेसी की बात है, महीने में आने वाली बात है उसकी, मोदी की, और ये कहना कि बॉर्डर खुले होने चाहिए, इकोनॉमिक रिवाइवल होना चाहिए, इररेलेवेंट हो जाएंगे, तो ये तो मैसेज खुद फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कंफ्यूज मैसेज आ रहे हैं ना कि अपोजिशन, वो जो सियासतदान है वो अपनी सपोर्ट के लिए तो बाहर को देखते हैं, तो वो फिर कैसे खुलकर ये बात करें, खुलकर इंडिया की मुखालफत करें, खुलकर अमेरिका को बुरा भला कहें, जबकि हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट जो है इस्लामाबाद में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अमेरिका की मोहब्बत में लोग मरे जा रहे हैं, और ये एक आम बात है कि जी डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, आपने चाइना को भी रखना है, आपने अमेरिका को भी रखना है। तो कंफ्यूज मैसेज तो कमिंग फ्रॉम द पीपल हु रियली मैटर। समी साहब, इसमें बात यह है कि पॉलिटिक्स है, यही है कि आप डेफिनेटली यू डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, बट आपके नेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर होते हैं, व्हाट यू वांट टू अचीव इन पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेटिकली। बहादुरी ये और एसेंस ऑफ पॉलिटिक्स ये है कि यू परसू योर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स बट एंश्योर टू मेंटेन बैलेंस, एटलीस्ट लेट फील अदर्स कि जी आप बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर अभी अगर अमेरिका को चाइना का प्रॉब्लम है तो वी नो के व्हाट वी हैव टू डू, बट यू हैव टू रिमेन एंगेज विद अमेरिका, यू डोंट हैव टू अनॉय देम। हमारे पास एक्सपोर्ट भी उनका बहुत है और वी नो के व्हाट इज द प्रॉब्लम IMF वर्ल्ड बैंक की है। तो तरीका ये है कि 4-5 साल में आप अमेरिका से बैलेंस रिलेशनशिप रखें, CPEC के थ्रू अपनी इकोनॉमिक तरक्की कर लें। नहीं फिर तो ठीक है ना बैलेंस। फिर साहब सॉरी, मेरा सवाल कुछ और था भाई, बैलेंस में तो फिर तंकीद नहीं होती ना। बात ये है कि अगर जियाउल साहब चले जाएं और जाके कर लें तो वो कहते हैं जी क्रिकेट डिप्लोमेसी हो गई, मैच देखने चले गए, और मियां नवाज शरीफ चला जाए तो वो गद्दार है, बेनजीर भुट्टो जो है वो सिखों की लिस्टें देती है, वो भी गद्दार है। तो फिर ये चीज अपोजिशन या जो हमारे सियासतदान है
it stops them from actually doing what is expected of them. देखें समी साहब, इस वक्त हालात इंडिया से ये हैं कि बिकॉज कश्मीर की प्रॉब्लम है 370 35A, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर स्टांस रखा हुआ है कि आप उसको ख़त्म करें, कम एंड सिट विद अस। आपने सीज फायर बंद की हुई है ना, यू डोंट स्टॉप। बट आज आप बिजनेस शुरू कर दें, आज हालात नॉर्मलाइज कर दें, दैट मीन्स कश्मीर इशू यू हैव एक्सेप्टेड एंड इट इज़ फिनिश्ड। एक तो ये बात है। देन जो 90-70% जो हिंदू RRS मेंटालिटी है, उनकी विजन है, वो देन दे विल क्लेम फॉर आपके रिमेनिंग आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे। सो आपने यहाँ पर अपने आप को रोक चेक करना है कि आप क्या चाहते हैं। आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करने का मतलब है आपने एक्सेप्ट कर लिया 370 और 535A को, एक तो ये बात है। सेकंड और ऑप्शन ये है कि आप कीप फाइटिंग दिस टेररिज्म एंड कीप गोइंग डूइंग योर वर्क फॉर CPEC बना लें एक दफ़ा चाइना के साथ मिलके, और लोगों की सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट भी ले आएँ, UAE की इन्वेस्टमेंट ले आएँ, टर्की की इन्वेस्टमेंट भी ले आएँ, सो ईरान की इन्वेस्टमेंट भी ले आएँ। जब इन मुल्कों की स्टेक्स आ जाती हैं आपके मुल्क के अंदर, तो देन दीज मुल्क विल इंश्योर कि पाकिस्तान इंडिया डोंट गो टू अननेसेसरी एस्केलेशन। क्योंकि फिर उनको भी, जैसे अभी इंडिया को क्यों सपोर्ट करे, सबकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है, $40 बिलियन की सऊदी अरब की है, $20-25 बिलियन की UAE की है, सो तो वो चाहते हैं जी हमारा बिजनेस खराब ना हो। सो आपको इकोनॉमिक इंटरेस्ट की जरूरत होती है। जब आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने मुल्कों में ले आते हैं लोगों के, वो आपको लड़ाई इस खत्ते में नहीं लड़ने देंगे। यही बात हम कहते हैं कि आप ये पूरा, आपने ये ब्रिगेडियर साहब बहुत अच्छी बात की आपने, आइडियली एक बड़ी बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप समझते हैं कि सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान में अमेरिका की मुखालफत के बावजूद बड़ी इन्वेस्टमेंट ले आएगा? उनके वो इतने इंडिपेंडेंट हैं इस मामले में। एक बात याद रखें, सऊदीज UAE all are very worried. Their wells, oil wells are being emptied. That's why they are running for investments. वो इंडिया में भी इतनी इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो उनको नजर आ रहा है कि what is going to happen with them, how their kingdoms and their economy is going to be in shambles after some time. So they want more opportunities. जब आप उनको अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे ना कि यहाँ पर क्या है, आपके लिए क्या है, आपको क्या फ़ायदा, दे विल कम, एवरीबडी विल कम। बट यू हैव टू हैव अ वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और एक समीसा में याद रखें, फ़ौज कभी भी लड़ाई नहीं कर सकती, लड़ाई करेगी नेशन। यू फाइट एज अ नेशन। फ़ौज अवाम जब इकट्ठे होंगे तो वो दे कैन विथस्टैंड एनीथिंग। फ़ौज के का मोराल उसकी अवाम है, फ़ौज का मोराल डाउन है। आप ये बताएं ना, इराक़ को देख लें, आप लीबिया को देखें, सीरिया को देखें, यमन को देखें, अफ़गानिस्तान को देखें। उन्होंने 2-2 साल में इराक़ को तबाह कर दिया, ऑयल पे कब्जा कर दिया, लीबिया को तबाह, क्योंकि उनकी फ़ौज कमज़ोर थी। प्रॉब्लम ये हो गई है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने जो 51 कंट्रीज अफ़गानिस्तान में तालिबान को नहीं कंट्रोल कर सके, हमने मुल्क से तकरीबन दहशतगर्दी ख़त्म कर दी। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। नैरेटिव ये है कि फ़ौज और अवाम को दूर कर दो, किसी तरीके से फ़ौज को कमज़ोर कर दो। फ़ौज को या तो बलूचिस्तान में लड़ाई में फंसा दो और इंटरनल प्रॉब्लम में फंसा दो, अवाम मुतनफ़र हो जाएं, फ़ौज कमज़ोर हो जाए, खुदा न खासा पाकिस्तान कंट्रोल्ड बाय देम, तो जो ये चाहते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये वजह जिसकी वजह से फ़ौज के पीछे पड़े हुए हैं। चाहे आपकी ऑपोजिशन, मैं ये नहीं कहता कि जान के करें, इनएडवर्टेंटली आई वुड से, दे डोंट रियलाइज़ कि ये जो आपने टारगेटिंग की पीछे नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, सोन ने, हाउ मच वी आर कॉजिंग डैमेज। बिल्कुल ठीक बात की है ब्रिगेडियर साहब आपने, लेकिन प्रोग्राम में वक्त ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद भी बात करेंगे, कुछ अगली स्टोरीज भी शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फ़याज़ महमूद साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बीट को कवर करते हैं। आज बड़ा अहम फैसला आया जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की जानिब से, जो प्लॉट्स हैं उनके अलॉटमेंट के हवाले से कि जजेस और जो सरकारी अफसर हैं उन्हें प्लॉट अलॉट करना गैर कानूनी है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है कि नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए दहशत गर्दों के हवाले से, इंडिया के हवाले से, इन हवालों से। और ब्रिगेडियर साहब आपने बात की अपोजिशन की, अपोजिशन ने बिल्कुल टारगेट किया, हमने देखा
रियासती इदारों को भी टारगेट किया और बाकायदा तौर पे कैंपेन चलाई, और बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनको ये कैंपेन चलाने का मौका दिया गया। इसके साथ साथ हम एक मखसूस ग्रुप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, कुछ जर्नलिस्ट भी देखते हैं जो रियासती इदारों के हवाले से, जैसे कि अभी भी ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं बलूचिस्तान में, उसके हवाले से भी बहुत सी ट्वीट्स आ रही हैं, बहुत सी एक कैंपेन चलाई जा रही है। हमारा आइन तो बहुत सी चीज़ों को लेकर क्लियर है, तो जो एक्शन लेना है वो तो रियासत या गवर्नमेंट ने लेना है। अगर रियासत या गवर्नमेंट ये एक्शन नहीं लेती तो फिर हम किससे सवाल करें, और कसूरवार कौन है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि साहब इसमें मेरी चीज एक ऐड कर लें सवाल कि पिछले 20 साल में देख लें आप, 25-30 साल में पाकिस्तान के बहुत सारे लोग, हमारे रियासती इदारों ने उनको गद्दार करार दिया, फिर उनको माफ किया, फिर गद्दार करार दिया, फिर माफ किया। अब जब कोई किसी के बारे में कोई कहा जाता है ना कि ये आदमी लाइन क्रॉस कर रहा है, ये पाकिस्तान के मुखालिफ है, तो लोग इस पर यकीन नहीं करते। लोग इसलिए यकीन नहीं करते कि आज का ये जो गद्दार है कल हो सकता है फिर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, डील हो रही है, पीछे बातें चल रही हैं। देखें, 2-3 बातें। एक तो याद रखें, पाकिस्तान इज अंडर सीरियस हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर जिसको हम कहते हैं। इसमें सोशल मीडिया, हॉस्टाइल मीडिया और इंटरनल आपके साथ फोर्सेस, उनको साथ में मिलाते हैं। सबसे बड़ा अटैक जो होता है ना इसमें, जो हॉस्टाइल एजेंसीज होती हैं और मुल्क होते हैं, वो आपके ऑपोजिशन को, आपकी पब्लिक को ऊपर अटैक करते हैं। उनको ये कोशिश करते हैं कि उनको फ़ौज से दूर करें। बिकॉज आई स्टिल फील, यकीन करें, पाकिस्तान जो अभी तक बचा हुआ है वो हमारी मुसल्लह फ़ौज से बना हुआ है। वदरमाई तो हर एक के पोलिटिकल इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। किसी को अमेरिका को खुश करने के लिए दे कैन डू एनीथिंग, और इसीलिए वो चाहते हैं कि मुसल्लह फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बातें चलती हैं कि कहीं ना कहीं इसको कमज़ोर कर दिया जाए। सेकंड है कि ये जो एक होता है कि जब आप किसी को बिल्कुल क्लियर एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर पकड़ लें तो फिर उसके ख़िलाफ़ प्रॉपर कार्रवाई करें, उसको डिटरेंट के तौर पे इस्तेमाल करें। हमारी फ़ौज में क्यों डिसिप्लिन है, इतनी एमुनिशन, इतना वेपन, इतनी ट्रांसपोर्ट, नथिंग हैपन्स बिकॉज अकाउंटेबिलिटी अबव ऑल। अगर एक कमांडिंग ऑफिसर की रेजिमेंट में एक राइफल खुदा न खास्ता या 5 बुलेट्स चली जाएं, यू कांट इमेजिन व्हाट विल हैपन टू दैट कमांडिंग ऑफिसर, सूबेदार, मेजर एंड डाउन द लैडर। तो दिस इज अकाउंटेबिलिटी। जब तक आप किसी को, और फिर उसके बाद जिसको सजा दी जाती है, जब पकड़ा जाता है, ये वो वक्त नहीं है। मैं ब्रिगेडियर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैं उस बहस में उलझना नहीं चाहता। ये मतलब मुशर्रफ साहब ने खुद ही बंदों को बाहर भेजा, फिर खुद ही वापस ले आए, फिर एनआरओ भी दे दिया। देखिए, अकाउंटेबिलिटी फौज के अंदर तो है, हमें पता है, लेकिन यही लोग जब सिविल में आते हैं तो फिर इनके भी मफादात सामने हैं, और ये कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती इस तरह की। जिनको कल गद्दार कह के भेज दिया था उनको वापस ले आए, फिर सब कुछ हो गया। तो मेरा सिर्फ सवाल मेरा आपसे सिर्फ ये है कि अब करना क्या चाहिए? समी साहब, देखें, करना ये चाहिए कि मैं तो ऑनेस्टली फील करता हूँ कि बिल्कुल अच्छी डेमोक्रेसी मुल्क में होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन, आप कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो लिए अच्छे, ताकि ये जो चोर, लूटे हुए पैसे, जितना बड़ा स्मगलर है वो आपका यहाँ पर आपका एमएनए बना, क्योंकि एक बाकिरदार आप जैसा या और ऐसे अच्छे लोगों जैसा तो कोई भी नहीं आ सकता ना, कोई एमपी एमए नहीं बन सकता, बिकॉज यू नीड टू स्पेंड $100 मिलियन रुपीज़ आपको चाहिए। वो अगर खर्च करेंगे तो फिर आपने वो रिकवर भी करना है। सो प्रॉब्लम है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म क्यों नहीं करते, ये नहीं सबको सूट करता है, पीडीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएल, तो दे डोंट वांट इलेक्टोरल रिफॉर्म। क्यों इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, अभी आपके सामने ईवीएम की बात हो रही है, तो जब तक, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म, ऑनेस्टली मैं एज ए सिटीजन पाकिस्तान कह रहा हूँ, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, आप हाईजैक हो जाते हैं 370 लोगों से। दिस इज द रीजन। आप आज लाएं प्रेसिडेंशियल फॉर्म, 22 करोड़ में से सिर्फ आपको क्यों नहीं 50 लोग अच्छे मिलेंगे, क्यों नहीं 200 लोग अच्छे मिलेंगे? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो और सिस्टम ऐसा हो कि ऑनेस्ट, ईमानदार लोग आए, और फिर रियल डेमोक्रेसी जो है ना, दैट कैन सॉल्व द सिचुएशन। अच्छा, फयाज महमूद साहब, मैं माफी चाहता हूँ, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है जस्टिस अतर ने। तो फयाज, ये तो बहुत ऐसी बात है जो उन्होंने कही कि ये जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इनको जो ये अलॉटमेंट्स हो रही हैं, जमीनें मिल रही हैं, कुछ बताइए, ये तो बड़ा जबरदस्त फैसला है जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का। बिल्कुल समी साहब, ये आज फैसला सुनाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब और साथ उनके
जो बेंच था उसमें शामिल थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। सबसे पहले तो इसमें उन्होंने जो आला अदलिया के जो जजेस हैं, फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं और अफसरान हैं, उनके लिए जो खसूसी सेक्टर्स में जो प्लॉट्स की अलॉटमेंट के लिए एक स्कीम बनाई गई थी उसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया है। इसमें F12 है, G12 है, F14 और 15 है, उसकी स्कीम ही गैर आइनी करार दी है, गैर कानूनी दी है और उसको मुफादे आमा के ख़िलाफ़ करार दिया है। इसमें आला अदलिया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी हैं, दीगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके जजेस भी शामिल हैं। इवन के अदालत ने यह भी लिखा है कि उन जजेस को दे दिए गए प्लॉट जो जिनके खिलाफ कोई इंजबाती कार्रवाई की गई थी उनको भी प्लॉट से नवाजा गया। और ये जो अफसरान हैं या ये पब्लिक को सर्व करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन जब यही पॉलिसीज़ बनाएंगे तो फिर तो ये मुफादात का टकराव भी होगा। तो इस पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके अलावा ये भी कहा है कि जजेस और ब्यूरोक्रेट्स असल स्टेक होल्डर्स यानी आवाम की खिदमत के लिए हैं, ना कि वो जो पॉलिसियाँ बनाने के लिए अपने लिए बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जब इन्हीं के ही केसेस इसी प्लॉट की जो प्लॉटों के केसेस इन्हीं के पास, इन्हीं जजेस के पास आएंगे तो फिर वो कैसे इंसाफ कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये इस नौयत का बड़ा अहम फैसला है, क्योंकि इसमें आपको याद होगा अगस्त 2021 में बैलेटिंग हुई थी जिसमें कुरान अंदाजी के ज़रिए ये प्लॉट्स दिए गए थे और उसके बाद इसमें तकरीबन 10 के करीब ये मुख्तलिफ दरख्वास्तें आई हुई थी, जिसमें कुछ दरख्वास्त गुजारों का ये मौक़िफ़ था कि उनका राइट बनता था, उनकी बजाय किसी और को दे दिया गया, या जो हमारा हक बनता था वो नहीं दिया गया। तो उस हवाले से आज ये तकरीबन 64 सफ़ात के ऊपर जजमेंट है जो जस्टिस सदर मिनल्ला ने आज कमरा अदालत में पढ़ कर सुनाई है और उसमें इस पूरी स्कीम को ही गैर कानूनी करार दे दिया गया। और ये 4 सेक्टर हैं जिस हवाले से ये फैसला सुनाया गया है। अच्छा फयाज, अगर मैं इसको ये कहूँ कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है कि आला अदलिया के जजेस को भी प्लॉट्स मिले और बहुत सारे जो सबऑर्डिनेट जो अदालतें हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, उनको भी प्लॉट्स मिले। लेकिन अतर मिनुल्लाह साहब ने और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो फैसला दिया है इस बात का उन्होंने ख्याल नहीं किया कि उनकी अपनी बिरादरी के लोग इसमें जजेस मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सही बात है वो सही बात है, ये नहीं मिलना चाहिए। तो ये तो फिर एक जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ी डिमांड थी उसकी तरफ बहुत बड़ा कदम है ये तो। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बल्कि उन्होंने अपने फैसले में एक और बात भी लिखी है। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या उनकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके जो अंडर हैं इन्होंने कभी दरख्वास्त दी ही नहीं थी प्लॉट्स के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि हैरानगी का इजहार किया कि नहीं मालूम कि फिर इन जजेस को क्यों दे दिए गए। तो उसके अलावा उन्होंने कहा जी ये जो मामला है कैबिनेट के सामने भी रखा जाए और इवन के ये भी लिखा गया है कि इवन के इमरान खान को लगता है कि उन्होंने अंधेरे में रख के ये पॉलिसी बनवाई गई है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है। तो फिर ये तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि खुद एहतसाबी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि प्लॉट लेना किसको अच्छा नहीं लगता। ये भी चाहते दीगर जजेस की तरह से ले सकते थे, लेकिन इन्होंने प्लॉट लेने की बजाय एक रास्ता बंद करने की कोशिश की है। और वो कहते हैं कि ये एलीट के लिए इस्लामाबाद बन के रह गया है, जो अशराफिया हैं उनके लिए हम नहीं बैठे हुए, बल्कि ये पब्लिक के लिए है। जो रियासती ज़मीन है वो अशराफिया के लिए नहीं बल्कि आम आवाम के लिए है, लेकिन वो ये समझते हैं कि एक एलीट के लिए बन के रह जाना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तो इससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा एक तासुर उन्होंने कायम करने की कोशिश की है। बाकी जो ज़ाहिर है अब ये अपील भी जाएगी ऊपर, तो जब दूसरा कोई बेंच सुनेगा तो उसमें फयाज आपको क्या लगता है कि हुकूमत इसमें अपील में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाएंगे वो इस मामले पर? अभी तो देखें जी आज फैसला आया है, लेकिन क्योंकि इसमें पहले जो हाउसिंग सोसाइटी है उनकी जानिब से फाउंडेशन है उनकी जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की गई थी और बज़ाहिर लगता है जब पहले भी फाइल किए हैं तो हो सकता है फिर वो ऊपर अपील में जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन उन्होंने जो बॉल है कोर्ट में ने पहले ही वफाकी काबीना को भिजवा दी है। ये कहा है कि 15 दिनों के अंदर अंदर वफाकी काबीना के सामने इस फैसले को रखा जाए। और साथ अगली जो बात की है ये लिखा है कि लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस हवाले से अंधेरे में रखा गया है जब पॉलिसी ये मंजूर करवाई गई है। तो जाहिर है जब इमरान खान साहब इस पूरे मामले को देखेंगे तो जब 2 प्लॉट पहले ही दिए जा चुके हैं तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि शायद प्राइम मिनिस्टर इस पे कोई ना कोई जरूर एक्शन भी ले और ये एक अच्छा फैसला है, इसको इंडोर्स करना चाहिए, इस पे अपील में जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट खत्म, को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।